एक बड़े और सुंदर घर का मुख्य द्वार, तीनों नए जोड़े खड़े हैं। शारदा देवी आरती की थाली लेकर खुशी खुशी उनका स्वागत करने आती हैं। आओ मेरी प्यारी बेटियों, इस घर के अंदर अपने कदम रखो। मुझे माफ करना कि हालात की वजह से मैं कोई बहुत बड़ा जश्न या समारोह आयोजित नहीं कर पाई, पर तुम विश्वास रखो, तुम्हारी खुशियों में कोई कमी नहीं आएगी। रास्ते में तुम तीनों को किसी तरह की कोई तकलीफ या असुविधा तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, आप भला ये कैसी बातें कर रही हैं? हमें तो इस बात की बेहद खुशी है कि हम तीनों बहनों की शादी एक साथ और एक ही परिवार में हुई। हमारे पिताजी ने हमारी परवरिश और इस विवाह के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है। हम सब एक साथ यहाँ बहुत खुश रहेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। यही तो मैंने भी सोचा था, इसीलिए मैंने अपने तीनों बेटों के लिए तुम जैसी गुणी बहनों को चुना। अब तुम तीनों को इस घर की लाज रखनी है। मुझे यकीन है कि तुम सब मिलकर इस घर को स्वर्ग बना दोगी और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम सबके साथ हैं। माँ जी, हम आपके घर में अभी अभी कदम रख रहे हैं और ये हमारे लिए एक नई शुरुआत है। इससे पहले कि हम अपने कमरों में जाएं, आप हमें यहाँ के नियम, रीति रिवाज और अनुशासन के बारे में विस्तार से बता दें। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर घर की अपनी मर्यादा होती है जिसे हमें निभाना है। अगर आप लोगों की ये औपचारिक बातें और रस्में खत्म हो गई हों, तो क्या आप मुझे अंदर जाने की अनुमति मिल सकती है? मुझे यहाँ इस तरह खड़े रहकर बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा सफर बहुत थकान भरा था और अब मुझे थोड़ा आराम और प्राइवेसी चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगी। ओहो, देखो तो मेरी नासमझी, मैंने इन बच्चियों को दरवाजे पर ही रोककर लंबी लंबी बातें शुरू कर दी। बोलने के लिए तो हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। चलो, अब तुम सब अंदर आओ और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब से यही तुम्हारा अपना आशियाना है। दोपहर का समय है। अंजलि रसोई में खाना बना रही है। तभी कविता वहाँ आती है और उसे काम करते हुए देखती है। दोनों के बीच खाने को लेकर अनबन शुरू हो जाती है। अरे कविता दीदी, आप दोपहर की इस तपती धूप में रसोई में क्या कर रही हैं? आप आराम कीजिए। मैंने दोपहर का पूरा खाना लगभग तैयार कर लिया है, बस रोटियां सेकना बाकी है। मैं सबको आवाज देकर गरम गरम परोस दूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। अंजलि, तुमने क्या कहा? तुमने शाकाहारी खाना बनाया है? क्या तुम भूल गई कि मुझे सिर्फ मांसाहारी भोजन ही पसंद है? तुमने मुझे कभी सादा खाना खाते हुए देखा है क्या? मैं ये दाल चावल खाकर अपना पेट नहीं भर सकती। मैं तो अपने लिए कुछ अच्छा नॉनवेज बनाने की सोच रही थी। लेकिन दीदी, आपको याद होगा कि सासू माँ ने कल ही स्पष्ट कहा था कि अगले एक हफ्ते तक, यानी नई बहुओं के आने के पहले कुछ दिनों तक घर में कोई मांस मछली नहीं बनेगी। हमें उनकी आस्था और घर की परंपरा का सम्मान करना चाहिए। क्या हम कुछ दिन उनके तरीके से नहीं रह सकते? सासू माँ जो भी कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके पुराने ख्यालों की वजह से खुद को भूखा नहीं रख सकती। ये हमारा पुराना मायका नहीं है जहाँ मैं तुम्हारी बातें मानती रहूं। यहाँ मुझे अपनी पसंद का खाना चाहिए और मैं वही बनाऊंगी जो मेरा मन करेगा। तुम अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। दीदी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा ससुराल है, मायका नहीं। हमें इस घर की दहलीज पार किए अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है और आप आते ही रसोई में बहस शुरू कर रही हैं। मैं किसी भी तरह का झगड़ा या मनमुटाव नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि हम मर्यादा में रहें। देखो अंजलि, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ शांति से रहना चाहती हूँ, लेकिन अपनी शर्तों पर। मुझे जैसा रहना है और जो खाना है मैं वैसे ही रहूंगी। मैं दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भूखा क्यों रखूं? क्या मेरी अपनी पसंद का इस घर में कोई मोल नहीं है? पर दीदी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सादा या शाकाहारी खाना खाया ही नहीं। सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है, थोड़ा मान जाइए ना। अगर हम शुरुआत में ही माँ जी की बात मान लेंगे तो इससे हमारा ही सम्मान बढ़ेगा। थोड़े दिन समझौता करने में क्या बुराई है? अरे मैं ही क्यों मानूं? घर के बाकी लोग क्यों नहीं मान सकते? मुझे समझ नहीं आता कि जब भी त्याग या समझौते की बात आती है तो हमेशा पत्नियों और बहुओं को ही आगे क्यों कर दिया जाता है? क्या हमारे शौक और हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है? मैं समझौता नहीं करूंगी। दीदी, बात सिर्फ समझौते की नहीं है, बात घर के नियमों की है। अभी अभी हमारी शादी हुई है, हम नई नई इस परिवार में आए हैं, इसीलिए माँ जी ने ये नियम बनाया है ताकि घर में सात्विकता बनी रहे। ये एक पारिवारिक नीति है जिसे हमें निभाना चाहिए। यही हमारे संस्कार हैं। तुम्हारी ये तथाकथित पारिवारिक नीति मेरे किसी काम की नहीं है।
मुझे इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। साफ सुन लो, मैं ये घास फूस और शाकाहारी खाना खाकर कोई गाय बकरी नहीं बनने वाली। मुझे मांस खाना है तो मैं बनाऊंगी, और अगर यहाँ नहीं बना पाई तो बाहर से मंगवा कर खाऊंगी। आर्यन, देखो, मैंने तुम्हें पसंद किया, तुम्हारी सादगी पर भरोसा किया, इसीलिए आज मैं तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आई हूँ। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस पूरे गांव में मेरे जैसी सुंदर, पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की तुम्हें दूसरी कभी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। हाँ गिन्नी, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आज पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। गांव वाले तुम्हारी सुंदरता और सलीके की कितनी तारीफ कर रहे हैं, ये सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी जीवन संगिनी बनी हो। तारीफ अपनी जगह है आर्यन, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हें भी मेरी जरूरतों और पसंद की तरफ देखना चाहिए था। मैं शहर में पली बड़ी हूँ, मैं इस पुराने धर्रे वाले माहौल की आदी नहीं हूँ, इसलिए मुझे जबरन अपने इन पुराने रीति रिवाजों के माहौल में ढालने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अरे अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कड़वा कह दिया या माँ जी ने तुम्हें कुछ टोका है? मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे परिवार की इन थोपे हुए रीति रिवाजों की बात कर रही हूँ। देखो आर्यन, मैं उन परंपरावादी पत्नियों जैसी नहीं बन सकती जो 24 घंटे पल्लू ओढ़कर रसोई में खड़ी रहती हैं। मैं आधुनिक हूँ और आधुनिक ढंग से ही रहूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। देखो जानू, तुम आधुनिक रहो, इसमें मुझे या मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, पर हर घर और हर परिवार के कुछ अपने पुराने नियम और गरिमा होती है। तुम बस थोड़ी शालीनता रखना और सबके साथ स्नेह और ममता का रिश्ता बनाए रखना। क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं समझ सकती? जो चीजें मेरे स्वभाव के अंदर नहीं है वो मेरे अंदर कभी नहीं आएंगी। उन चीजों को मैं जबरदस्ती अपने ऊपर कैसे लागू कर लूं? अगर मैं तुम्हारी तरह दबकर रहने लगी तो मेरा दम घुट जाएगा। मैं इस तरह के माहौल में एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे आजादी चाहिए। ओहो, ये तुम कैसी डरावनी बातें कर रही हो? हम अभी अभी साथ आए हैं और तुम ऐसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। अगर मुझे मेरे आधुनिक तरीके से यहाँ रहने दोगे तो ही मैं इस घर में टिकूंगी, और अगर मुझ पर पाबंदियां लगाई गई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। और सुनो, मुझे ये गिन्नी फिन्नी और भाग्यवान जैसे पुराने नामों से बुलाना बंद करो। मुझे मेरे अपने नाम से बुलाओ, मैं उसी की आदी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। ठीक है बाबा, ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे ही रहना। मैं माँ जी और सबको समझा दूंगा कि तुम्हारी पसंद का ख्याल रखें। बस तुम जाने की बात मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब तो खुश हो ना? मुझे शुरू से ही तुम पर पूरा भरोसा था आर्यन। मैं जानती थी कि तुम मेरी हर इच्छा और हर जिद को सर आंखों पर रखोगे। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना। तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे और समझदार पति हो, जब अपनी पत्नी की आज़ादी की कीमत समझते हैं। सुनिए ना सासू माँ, एक बात जो मुझे काफी समय से परेशान कर रही है वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैं अपनी बड़ी बहन कविता को बचपन से जानती हूँ। वो ऊपर से जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मुझे डर है कि उसकी इन आधुनिक आदतों की वजह से समाज में आपका और इस खानदान का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? तुम्हारी बड़ी बहन को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो तो बहुत पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लगती है। क्या वाकई उसके मन में कुछ और चल रहा है? तुम अपनी ही बहन के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तो तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। आप अभी मेरी बड़ी बहन के असली चेहरे को नहीं जानती। देखिए, अब ये घर मेरा भी है। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर के भले और बुरे के बारे में सोचना मेरा भी फर्ज बनता है। मैं नहीं चाहती कि उनकी वजह से इस हंसती खेलते घर की संपत्ति और इज्जत पर कोई आंच आए। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो बेटा। अब ये घर तुम तीनों बहनों का ही है और तुम तीनों को ही इसे संभालना है। पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। क्या वाकई मेरा ये सजा धजा घर किसी मुसीबत में पड़ने वाला है? तुम साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। माँ जी, मेरी बड़ी बहन और मझली बहन अंजलि के बीच कभी नहीं बनती। वो दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती हैं। वो कभी शांति से बैठ ही नहीं सकती। सच कहूँ तो उन्हें घर में अशांति फैलाना और सबको परेशान करना अच्छा लगता है। वो बस इस घर के बंटवारे और संपत्ति की ताक में है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था कि तीन बहनें एक साथ आएंगी तो प्यार बढ़ेगा, पर अगर घर में रोज रोज कलेश होगा तो अब क्या किया जाए बेटा? मैं इस उम्र में ये सब झगड़े झंझट नहीं संभाल पाऊंगी। तुम ही बताओ,
मुझे क्या करना चाहिए? माँ जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि अगर वो दोनों यहाँ ज्यादा गड़बड़ी करें या घर की शांति भंग करें तो कठोर कदम उठाइए। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें इस घर से निकाल दीजिए। घर की संपत्ति और सम्मान बचाने के लिए कभी कभी कड़वे फैसले लेने ही पड़ते हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। शारदा देवी अंजलि की बातों में आ जाती हैं, लेकिन उनके मन में अब भी थोड़ी दुविधा है। देखो अंजलि, किसी भी औरत के लिए उसका घर ही सब कुछ होता है, बाकी सब बाद में आता है। पर बेटा, मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि तुम अपनी सगी बहनों के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। चाहे वो स्वभाव की कैसी भी हों, अच्छी हों या बुरी, आखिर हैं तो वो तुम्हारी अपनी बहनें ही ना। क्या उन्हें घर से निकालना सही होगा? माँ जी, वो मेरी बहनें हैं, इस सच से मैं इनकार नहीं करती। पर शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका मायका नहीं बल्कि उसका ससुराल होता है। अब मेरा धर्म इस घर के प्रति है। अगर मेरी बहनें यहाँ अशांति फैलाकर इस परिवार को तोड़ना चाहती हैं तो उन्हें रोकना मेरा फर्ज है। मैं अपने घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो इसमें जरूर कोई बड़ी बात होगी। मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूंगी। अगर उन्होंने सच में घर की शांति भंग करने की कोशिश की तो मैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालने में जरा भी संकोच नहीं करूंगी। अब से मैं भी उन पर सख्त नजर रखूंगी। शारदा देवी वहाँ से चली जाती हैं। अंजलि अपने पति आदित्य के पास आती है, जो कमरे में बैठा सब सुन रहा था। अंजलि के चेहरे पर एक शातिर जीत की चमक है। देखा आपने, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बाकी बहनों की तरह धीरे धीरे और डर डर के काम नहीं करती। मुझे जो हासिल करना होता है मैं तुरंत चाल चलती हूँ और सामने वाले को अपनी बातों के जाल में फंसा देती हूँ। अब ये घर हमारी मुट्ठी में होगा। अरे अंजलि, पर ये तो बताओ, क्या ये सब करना सही है? अगर तुम अपनी ही बहनों को इस तरह की साजिशों से हराना चाहती हो तो हमें अपने भाइयों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। वो मेरे सगे भाई हैं, उन्हें उनके हक से वंचित करके सारा माल और संपत्ति मैं अकेला कैसे ले सकता हूँ? ये पाप होगा। कैसी बातें करते हो आप? अगर मैं भी आपकी तरह बेवकूफ और जज्बाती बनकर रहूं तो जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। दुनिया बहुत तेज है आर्यन। अब इस घर में केवल हम दो हैं, आप और मैं। क्या आप चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी दूसरों के टुकड़ों पर पलें? हमें अपने भविष्य का सोचना ही होगा। भविष्य की बात तो ठीक है, पर क्या हम हमेशा अकेले रहेंगे? कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारा अपना बड़ा परिवार होगा। क्या तुम चाहती हो कि वो अपने चाचा ताऊ से अलग रहें? रिश्तों की कीमत संपत्ति से बढ़कर होती है अंजलि। हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बेशक हमारा अपना परिवार होगा और मैं उसी परिवार के सुरक्षित भविष्य की बात कर रही हूँ। आप खुद बताइए, आप तो कोई बड़ा काम धंधा करते नहीं हैं। अगर ये पूरी संपत्ति तीनों भाइयों में बराबर बंटती है तो आपके हिस्से में क्या आएगा? जरा सी जमीन और छोटा सा हिस्सा। उससे हमारे बच्चों का पेट भरेगा या उनका भविष्य बनेगा? इसलिए सारा हक हमारा होना चाहिए। अब तुम्हारी बात में दम तो है अंजलि। अगर भविष्य सुरक्षित करना है तो कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे बताए रास्ते पर ही चलूंगा। बताओ अब आगे क्या करना है? भाई और उनका परिवार जो चाहें सो करें, हमें बस अपने हिस्से की चिंता करनी चाहिए। यही तो मैं समझा रही हूँ। माँ जी को तो मैंने पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। अब वो मेरी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगी और वही करेंगी जो मैं कहूँगी। यही सबसे सही मौका है। मैं आज रात ही चुपके से तिजोरी से संपत्ति के सारे असली कागजात चोरी कर लूंगी। देखो अंजलि, मुझे सबसे बहुत डर लग रहा है। अगर पकड़े गए तो, माँ जी और भाइयों को पता चल गया तो हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या हम वाकई ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? अरे अगर काम होने के बाद पकड़े भी गए तो भी कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब कागज हमारे हाथ में होंगे तो हम ही उन्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। रही बात माँ जी की, तो हम उन्हें अपने साथ रख लेंगे ताकि दुनिया को दिखा सकें कि हम कितने सेवादार हैं। ओ अंजलि, तुम कितनी महान हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मेरी माँ के बारे में सोच रही हो। सच में तुम्हारे जैसी दूरदर्शी और समझदार पत्नी पाकर मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरी अंजलि को किसी की नजर ना लगे। बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत करो। अब से मैं जो भी कदम उठाऊंगी तुम्हें हर चीज में मेरा साथ देना होगा। मैं अकेले ये सब नहीं करना चाहती। हम दोनों मिलकर इस घर के मालिक बनेंगे। हाँ हाँ बेशक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी तेज बुद्धि से चलेंगे तो एक दिन हमारे पास बहुत पैसा होगा। हम बहुत अमीर बन जाएंगे। अगले दिन सुबह का समय है। घर में पूजा का माहौल है। अंजलि मजली बहन कविता को आधुनिक कपड़ों में देखकर टोकती है। अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं?
आज घर में पूजा है, बहुत ही पवित्र दिन है। कम से कम आज के दिन तो आप साड़ी अच्छे से पहनकर बाहर निकलिए। घर के बड़े बुजुर्ग और मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा तो रीति रिवाजों का ख्याल रखिए। साड़ी? अंजलि, तुम जानती हो कि मुझे साड़ी पहनना कभी पसंद नहीं रहा। मैं इन भारी भरकम कपड़ों में खुद को कैद महसूस करती हूँ। पूजा अपनी जगह है और मेरी पसंद अपनी जगह। मैं वही पहनूंगी जिसमें मैं सहज महसूस करूं, चाहे आज कोई भी दिन हो। दीदी, आप तो जानती ही हैं कि आज का दिन कितना खास है। मैं जिद नहीं कर रही, बस विनती कर रही हूँ। आप मेरे पास आइए, मैं खुद आपको अच्छे से साड़ी पहना दूंगी। कम से कम आज एक दिन के लिए इस घर की खातिर साड़ी पहन लीजिए। क्या सोच रही है तू? इस भयंकर गर्मी में मैं साड़ी लपेटकर यहाँ वहाँ घूमूंगी? कभी नहीं। मैं इन कपड़ों में ही ठीक हूँ और सहज हूँ। तुझे साड़ी पहननी है तो तू पहन, मुझ पर अपनी पसंद मत थोप। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपकी हरकतें समझ ही नहीं पा रही। शादी से पहले आप ऐसी नहीं थी। अचानक आप इतनी क्यों बदल गई कि आपको घर की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा? सुन, मैं पहले भी ऐसी ही थी, पर शायद तू बदल गई है। ससुराल आते ही तू इतनी परंपरागत कब से हो गई? तेरा ये नया रूप मुझे रास नहीं आ रहा। बदलना तो पड़ेगा दीदी, अब ये हमारा ससुराल है। यहाँ की मान इज्जत को मानकर ही हमें चलना चाहिए। हम इस घर की बहुएं हैं, ये याद रखना हमारा फर्ज है। तेरा ज्ञान सुनने का समय नहीं है मेरे पास। तुझे जैसा रहना है रह, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। और अगर ज्यादा टोका टाकी करेगी तो मैं कैलाश को लेकर इस घर से अलग हो जाऊंगी। मुझे इस घुटन भरे माहौल में नहीं रहना। दीदी, आप अकेले काम कर रही हैं, मुझे बुला लिया होता, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती। आखिर आप कब तक अकेले सब संभालेंगी? रहने दे छोटी, मैं अकेले कर लूंगी। वैसे भी तुझे अभी ठीक से काम करना आता कहाँ है, तू बस आराम कर। ऐसा कहना ठीक नहीं है दीदी, मैं सब काम नहीं जानती, पर छोटी मोटी मदद तो कर ही सकती हूँ। आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ। वैसे दीदी, बड़ी दीदी को क्या हुआ है? उनका व्यवहार देखकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ बिगड़ न जाए। मैं भी उसी चिंता में रहती हूँ। अगर कुछ भी गलत हुआ तो सारा इल्जाम तुझ पर और मुझ पर आएगा, क्योंकि वो हमारी बड़ी बहन है। इसीलिए तो कहती हूँ दीदी, उनका इस घर में ना रहना ही अच्छा है। उन्हें कैलाश दादा के साथ अलग कर दो, या फिर इस परिवार की संपत्ति से उनके सारे अधिकार खत्म कर दो, तभी इस घर में शांति आएगी। घर के बाहर बरामदे में तीनों भाई कैलाश, जगदीश और आदित्य बैठे हैं। तीनों के चेहरे पर चिंता और उदासी है। भाइयों, सच कहूं तो अब घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोचा था शादी के बाद तीनों भाई सुख शांति से रहेंगे, पर यहाँ तो रोज नए तमाशे हो रहे हैं। जगदीश भाई, ऐसा ही होना था। अगर 3 अलग घरों से लड़कियां लाते तो शायद तालमेल बैठ जाता, पर एक ही घर की 3 लड़कियां लाकर हम जैसे 3 गुना मुसीबत घर ले आए हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब बड़ी बहू यानी कविता दीदी की वजह से हो रहा है। कैलाश दादा, आप बड़े हैं, आप अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं? घर बिखर रहा है। अरे मैं क्या समझाऊं जगदीश, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी भाभी का स्वभाव कैसा है। वो किसी की नहीं सुनती। मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि इस आग को कैसे बुझाऊं। देखो भाइयों, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि कविता शहर से आई है और वो आधुनिक ख्यालात की है। वो गांव की उन पुरानी और दबी कुचली लड़कियों जैसी नहीं है। उसे थोड़े खुले और आधुनिक तरीके से जीना पसंद है। इसमें गलत क्या है? अरे दादा, हर जगह एक जैसा तरीका नहीं चलता। आपको ये समझना चाहिए कि ये गांव है, कोई बड़ा शहर नहीं। यहाँ घर की बहुओं का एक सलीका होता है। आप अपनी बीवी के बहकावे में आकर उसका पक्ष ले रहे हैं और हमारी जायज चिंताओं को अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ पक्ष लेने या न लेने का सवाल ही नहीं उठता जगदीश। जो सच है मैंने बस वही कहा है। अब जो इंसान जैसा है मैं उसे वैसा ही तो बताऊंगा ना। मेरा मानना है कि अगर हम उसे वैसे ही रहने दें जैसी वो है, तो शायद घर में शांति लौट आए। उसे बदलने की जिद ही कलेश की जड़ है। हाँ दादा, शांति तो शायद लौट आए, लेकिन हमारे खानदान का मान सम्मान कभी वापस नहीं आएगा। क्या आप जानते हैं कि गांव की चौपाल पर लोग आपकी बहू के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? हमें बाहर निकलने में शर्म महसूस होती है। अरे अगर कुछ लोग बुरा बोलते भी हैं तो क्या हो गया? लोगों का काम तो बोलना है, बुरा बोलने में क्या रखा है? मैंने तो सुना है कि गांव के ज्यादातर लोग मेरी बीवी के आत्मविश्वास और उसकी खूबियों की तारीफ ही करते हैं। अब हम हर किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकते। वाह कैलाश भाई, आपकी ये सोच सुनकर तो मैं दंग हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग तारीफ करते हैं। जो लोग बुराई करते हैं वे कभी आपके सामने आकर नहीं बोलेंगे। वे पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं कि सुनकर खून खौल जाए। आप इस सच से आंखें नहीं मूंद सकते। कैलाश खामोश हो जाता है।
पर उसके चेहरे पर अब भी अपनी पत्नी के प्रति समर्थन साफ दिख रहा है। जगदीश और आदित्य एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे उनके मन में कोई और योजना चल रही हो। रात का सन्नाटा है, घर के सब लोग सो चुके हैं। अंजलि, छोटी बहन, दबे पांव शारदा देवी के कमरे की ओर बढ़ रही है। उसके हाथ में तिजोरी की चाबी है, जिसे उसने पहले ही हासिल कर लिया था। अब वक्त आ गया है। भाइयों की इस लड़ाई का फायदा उठाकर मुझे अपना काम करना होगा। एक बार ये कागजात मेरे हाथ लग गए, फिर देखते हैं कौन आधुनिक बनता है और कौन परंपरावादी। इस घर की रानी तो मैं ही बनूंगी। अंजलि, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर माँ जी जाग गईं तो हमें इस घर से ही नहीं बल्कि पूरे गांव से बाहर निकाल देंगे। माँ की नींद बहुत कच्ची है, समझो मेरी बात। तुम जैसे डरपोक को पति बनाकर मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मेरा पति इतना बुज़दिल निकलेगा। चुपचाप मेरे पीछे चलो और देखो कि कोई जाग तो नहीं रहा। बाकी काम मैं संभाल लूंगी। वो देखो, अलमारी की चाबी माँ के तकिए के नीचे है। बहुत आराम से निकालना। मिल गई चाबी। अब देखो, ये कागजात, ये पैसे और ये गहने। अब मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। बहुत अमीर बन जाऊंगी मैं। अरे तुम गहने क्यों ले रही हो? माँ को तुरंत पता चल जाएगा। कागज लो और चलो यहाँ से। सुबह हो चुकी है। अंजलि, मझली बहन, अपनी बड़ी बहन कविता यानी गिन्नी की सेवा कर रही है। तभी चोरी की बात सामने आती है और पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। छोटी बहू रंगे हाथों पकड़ी गई है। अंजलि, मुझे आज समझ आया कि अपनों की कीमत क्या होती है। मैं भले ही आधुनिक हूँ, गुस्सा करती हूँ, पर मैं कभी चोरी या लालच का सोच भी नहीं सकती। हमारे पिता ने हमें ये नहीं सिखाया था। छोटी बहू, मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था और तुमने मेरे ही घर में डाका डाल दिया। मुझे शर्म आती है कि तुम इस घर की बहू हो। मैं तुम दोनों को अभी इसी वक्त घर से निकाल रही हूँ। नहीं माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंजलि की बातों में आ गया था। मैं जोरू का गुलाम बन गया और अपने ही भाइयों के साथ गद्दारी कर बैठा। मुझे एक मौका दे दीजिए। बड़े भाई कैलाश और मंझले भाई जगदीश अपने छोटे भाई को समझाते हैं और माँ को शांत करते हैं। माँ, बड़ा बेटा होने के नाते मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। जो कुछ हुआ वो कम उम्र की नादानी और लालच की वजह से हुआ। पछतावा ही सबसे बड़ी सजा है। इन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। हाँ माँ, आखिर चोरी घर के अंदर ही हुई थी, इज्जत बाहर नहीं गई है। अगर ये सुधरना चाहते हैं तो हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। ठीक है, मैं अपने बेटों की बात मानती हूँ। छोटी बहू, सबके सामने माफी मांगो और कसम खाओ कि ऐसी नीच हरकत दोबारा नहीं करोगी। मैं सबके सामने कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। अब से मैं सबके साथ मिलजुल कर रहूंगी और कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगी। रसोई में अब तीनों बहनें प्यार से काम कर रही हैं। कविता, बड़ी बहन, अब पूरी तरह बदल चुकी है। अरे बड़ी दीदी, आप रसोई में क्यों आई? आप आराम कीजिए, मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। नहीं अंजलि, अब मैं भी हाथ बटाऊंगी। अगर तू बदल सकती है तो मैं क्यों नहीं। मुझे याद है बचपन में हम तीनों कितने प्यार से रहते थे। अब हम तीनों बहनें इस घर को स्वर्ग बनाएंगी। मुझसे बड़ी गलती हुई थी दीदी, पर अब हम तीनों का इस घर पर बराबर हक है। हम ऐसे रहेंगे कि गांव की औरतें हमें देखकर कहें, वाह, काश हमारे बेटे भी ऐसी ही 3 बहनें बहुएं बनकर लाएं। तीनों बहनें और भाई खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। परिवार फिर से एक हो गया है।